अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो मेरी सीनियर भी हैं और बड़े बड़ों की सीनियर हैं और पिछले कुछ अरसे में उन्होंने सबको बता दिया है कि सहाफ़त किस तरह से की जाती है, दिलेरी से किस तरह से की जाती है, फेयरनेस से किस तरह से की जाती है और मुश्किल हालात में किस तरह से की जाती है। क्योंकि सहाफ़त के लिए कभी भी कोई आपको आइडियल एनवायरनमेंट फ़राहम नहीं करता। आपको उसमें से अपनी जगह, अपनी आवाज़ तवाना रखनी होती है और जो अ, चीज़ें हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो अवाम के सामने लाने होते हैं और इन्होंने मैं ये कह सकती हूँ सहाफ़त का हक़ अदा कर दिया है। समीना पाशा सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना जी, कैसी हैं आप? ऑल्दो सब जानते हैं आपके बारे में कि जिस बहादुरी से, जिस दिलेरी से, जिस फेयरनेस से आपने सहाफ़त की है, पूरा आपका करियर ही ऐसा है। लेकिन पिछला कुछ अरसा जब हम देख रहे थे कि सीरियस किस्म की सेंसरशिप थी और उसमें आपने जिस तरह से हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाए हैं, सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ। कितना मुश्किल था, यकीनन थ्रेट्स भी मिलती होंगी, यकीनन नौकरी के हवाले से भी शायद आपको धमकाया जाता होगा कि अगर ये आप करेंगी तो फिर आप देख लें, फिर आपके घर भी चल रहे हैं, फिर आपके बच्चे भी हैं, तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हुई हैं आपके साथ? नीलम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा वर्ड्स कह दिए मेरे लिए। इतना तो शायद मैं डिज़र्व नहीं करती। हाँ, आप सही कह रही हैं, पाकिस्तान में कभी भी सहाफ़त हमेशा ही कोई अभी ये एक नया दौर नहीं है। हमेशा ही हमने देखा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त कोई इतनी आसान नहीं होती और किसी न किसी तरह मुख्तलिफ सहाफ़ी हमेशा ज़ेर-ए-ताब रहते हैं। कभी एक तरफ के होते हैं, कभी दूसरी तरफ के होते हैं, कभी सारे ही होते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो चलता ही रहा है पाकिस्तान में। पहले शुरू के सालों में ज़ाहिर है हम आप और मैं हम सब इकट्ठे न्यूज़ एंकरिंग में मसरूफ़ थे, तो उस वक़्त न्यूज़ एंकरिंग में इतना ज़्यादा आपको शायद आप वल्नरेबल नहीं होते और ना आप उस तरह से ज़ाहिर है अपनी व्यूज़ और अपनी थिंकिंग्स का इज़हार कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप इतना बॉदर नहीं किसी को कर रहे होते। लेकिन आप सच पूछें तो मुझे खुद लगता है कि मैंने सहाफ़त शुरू ही अभी कोई शायद 2-1 साल से की है। क्योंकि मुझे खुद महसूस होता है कि उससे पहले तो सिर्फ़ हम जॉब कर रहे थे। सही मायनों में देखा जाए तो सहाफ़त की ही अब है कि जहाँ पर हमने खुद हवा के मुखालिफ चल के देखा है कि क्या सूरत-ए-हाल होती है और कितनी आपको करेज की भी ज़रूरत होती है। ये बात दुरुस्त है आपकी कि कम वॉइसेज़ थी उस वक़्त जब हम ये बात कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर रहकर बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये है कि मैंने इनफैक्ट स्टार्ट ही इसलिए किया था, स्पेशली जो अपना यूट्यूब था या सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव ही जब हुई, जब मुझे ये महसूस होने लगा कि आवाज़ें बहुत ज़्यादा दब चुकी हैं और मज़ीद दबाई जा रही हैं। तो उसी वक़्त मुझे ये रियलाइज़ेशन हुई कि यही वो टाइम है कि जब बोलना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो कोशिश की अपनी-सी ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बात करने से क्या हो जाता है, हालात नहीं हुँ। बदलते, ये तो नहीं हो जाता। लेकिन बात करना फिर भी ज़रूरी होता है, चाहे कुछ हो या ना हो, हमारा अच्छा काम है कि समीना हम जी, मेरा बात ज़रूर इसमें करें। सवाल आपसे ये है कि मैंने देखा आदमियों के लिए भी मुश्किल हो गई, जो मर्द हज़रात हैं हमारे उनके लिए भी मुश्किल हो गई। वो खौफ़ज़दा हो गए। बहैसियत ख़ातून वैसे ही मुश्किलात होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। आपकी पूरी फ़ैमिली होती है, उसको भी प्रेशराइज़ किया जाता है। बहैसियत ख़ातून आपके लिए डबल चैलेंज था सच बोलना है ऐसे हालात में और वो आपने करके दिखाया है। ऑनेस्टली ये नहीं है कि आप इस वक़्त बैठी हुई हैं साथ, आप वो वाहिद खातून एंकर थीं, वाहिद खातून सहाफ़ी थीं जो कि इतने बुरे हालात में, इतनी सख्त सेंसरशिप में 9th में के बाद जो सूरत-ए-हाल थी, उन्होंने उसके बाद भी अपना फेयर पॉइंट, जस्टिफाइड पॉइंट जो हक़ाइक़ थे वो अवाम के सामने रखती रही हैं। तो आपकी कभी घर पे कोई आपके हस्बैंड हैं, उन्होंने कुछ आपसे बात की या किस तरह से ये आपने स्ट्रेंथ बरकरार रखी? नीलम, लकीली अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो एक ये चीज़ हुई कि मुझे या मेरी फैमिली के हवाले से तो स्पेशली कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था कि कोई डायरेक्टली मुझे थ्रेट्स मिले हों या खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वज़ह से मुझे कोई बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो। लेकिन चूँकि माहौल एक ऐसा था खौफ का, तो हर कोई जितने भी हमारे वेल विशर्स थे, चाहे वो फैमिली में हो, कॉलीग्स में हो, फ्रेंड्स में हो, तो वो सब बहुत वरीड थे मेरी बात सुनकर कि मुझे फ़ोन कॉल्स खुद से करते थे और बार-बार मुझसे पूछते थे कि आप ठीक हैं और आप क्यों इस तरह से बात इतना खुल के कर रही हैं, आप इस तरह नहीं करें, आपकी फैमिली है, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर आप जिन तरफ इशारा कर रही हैं, कुछ इनडायरेक्ट किस्म की मैसेजिंग ज़रूर होती है कि भई देख लें ज़रा थे ठीक से बात हो वग़ैरह-वग़ैरह, तो वो कुछ इनडायरेक्ट मैसेजिंग ज़रूर कन्वे की गई। और वो फिर अगेन बहुत सारे जो आपके वेल विशर्स हैं, वो फिर आपको और भी ज़्यादा कॉन्शियस करते हैं।
तो कोशिश मेरी ये तो नहीं थी ऑनेस्टली कि मैं कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात तो कर नहीं रही थी कि कोई मैं स्टेट के अगेंस्ट बात कर रही हूँ। ना मैं कोई ऐसी बात कर रही थी जो कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कोई लॉ के अगेंस्ट है। ना मैं कोई ऐसी नफ़रत अंगेज़ बात कर रही हूँ कि मैं कोई लोगों को खिलाफ कर रही हूँ किसी के, या कोई भी तरह का इश्तियाल दिला रही हूँ। तो मुझे पूरा इस बात पे यकीन था, कन्विंस्ड थी मैं कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रही जो कि बियॉन्ड द लॉ हो, और जहाँ पर मुझे ये महसूस हो कि मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। तो कुछ चीज़ें जो गलत हो रही हैं, अगर कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, या मुझे लग रहा है कि लॉ से हम बिल्कुल दूर चले गए हैं। पाकिस्तान में कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं रही। मैं ये नहीं कह रही कि पहले सब बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही थी, पाकिस्तान को बड़ी आइडियल स्टेट ऑफ अफेयर्स में था। लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें होती थी गड़बड़, लेकिन कुछ सही भी होती थी। लेकिन बाद में जिस तरीके से चीज़ें हुई, तो वो इतना ज़्यादा सप्रेशन था कि उसके बाद फिर बोलना ज़रूरी हो चुका था, और फिर ये गवारा नहीं हो रहा था कि आप सब कुछ देखें और उसके बाद मुँह को ताले लगा लें। तो अच्छा समीना जी, अब मैंने वहां आप बैठी हैं, अब हो क्या रहा है कि पहले मेन स्ट्रीम मीडिया को जिस तरह से हमेशा से ही कंट्रोल होता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ये होता है ना कि 70% आवाज अपनी है और 30% कहीं से आ रही है। मैनिपुलेशन की भी कोई हद हुँ, होती है, अब तो कोई हद ही नहीं है ना, 100% ही है हुँ, कि एक महीने से जायद हो गया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब आगे जाके हम सुन रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि एक्स जो दुनिया में इतनी इंपॉर्टेंट ऐप है, जिसकी वजह से लोगों का रोजगार तक जुड़ा हुआ है आज के दौर में, उसको आपने बंद कर रखा है। पूरी दुनिया उसके जरिए से कनेक्टेड है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स उसके जरिए से एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर रही होती हैं। उसका आपने मुंह बंद करके रखा है पाकिस्तान में एक महीने से। अब जाके इतना कंट्रोल मीडिया होने क्या जा रहा है? एक्स की क्या अब हम देखेंगे कॉन्स्टेंटली बंदिश होने जा रही है? क्योंकि जो लोग अब इस तरह की हाई पोजीशंस पे आए हैं, उनके तो इरादे बड़े वाज़ेह लग रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई भी आवाज़ निकाले, या कोई भी अगर उनका कोई एक्शन है उसके नीचे जाके कोई उनको कमेंट्स में रिप्लाई भी करे कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो होने क्या जा रहा है? आप एक्सपेक्ट क्या करें पाकिस्तानी ये जो अभी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है इससे? नीलम, पहले तो पाकिस्तान में इतनी अनसर्टेनिटी है कि आप कभी भी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या होने जा रहा है। हमेशा आप एक अजीब से इज़्तिराब में होते हैं कि ना जाने कल उठेंगे तो कौन-सी खबर जो है वो आ चुकी होगी। तो ये वाली चीज़ तो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन येस, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इलेक्शन हो जाएँगे तो एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, तो कोई स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद चीज़ें शायद थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो। अनफॉर्च्युनेटली वो नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरीके से स्टील किया गया पूरा इलेक्शन, वो अब इतनी ओपन सीक्रेट है कि सबको पता है कि जिस तरीके से सारा इलेक्शन को स्टील करके एक जाली सी हुकूमत बनवा दी गई है, और अब ये इतनी कंट्रोल्ड हुकूमत है। देखिए, आप अंदाजा लगाएं कि इस हुकूमत का ना अपना वजीर दाखिला है, ना अपना वजीर खजाना है, ना वजीर आजम भी वो नहीं है जिसको वो बनाना चाहते थे, वो भी एक जुगाड़ की गई है। तो पीपल्स पार्टी वैसे इसमें शामिल नहीं हो रही, तो एक अजीबो-गरीब किस्म का सेटअप जो है वो मुसल्लत करके पकड़ा दिया गया है। वुसअतुल्ला खान साहब ने ना इलेक्शन से पहले बड़ा अच्छा कॉलम लिखा था, उसमें एक लाइन थी उनकी कि इलेक्शन मुँह पे मारे जा रहे हैं। तो ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन मुँह पे मार दिए गए हैं कि ये लो पकड़ो इलेक्शन, और उसके बाद फिर जिस तरह की हुकूमत बनी है। तो ये हुकूमत जिस अंदाज़ से बनी है, वो खुद ही पता चल रहा है कि ये इतनी स्टेबल हुकूमत नहीं नज़र आ रही है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिर्फ़ एक अरेंजमेंट किया गया है कि ताकि जो पीछे 2 साल से हमने कंटिन्यूटी देखी है पॉलिसी की, उसी को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये उसी का एक शाखसाना है कि एक्स को बंद कर दो, मीडिया चैनल्स को कंट्रोल कर लो, सोशल मीडिया के लोगों को डरा धमका दो, या किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करो। बेसिकली इसका ताल्लुक इसी बात से है कि जो ये सेटअप मुसल्लत किया गया है, इसको सब लोग एक्सेप्ट कर लें। हम्म। एक्स के ऊपर लोग खुलकर बात करते हैं, प्रोटेस्ट की कॉल होती है तो उसके ऊपर फिर सब ये एक एक मैसेज आता है, जी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो लोगों को वो कन्वे हो जाता है। हम्म। तो अब अगर आप देखिए कि एक्स पे वो आप बंद कर देते हैं तो वो कन्वे करना मुश्किल हो जाता है। फिर इसी तरह से जब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा हर कोई अपनी राय का इज़हार कर रहा होता है, तो एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है। तो एक्स को बंद करने का मकसद यही है कि एक तो कोऑर्डिनेशन का जो एक बहुत वाइटल किस्म का ये हम्म। मीन है, इसको बंद कर दिया जाए, तो कोऑर्डिनेशन ही तोड़ दी जाए, आपस में लोग कोऑर्डिनेट ना कर सकें, फिर ऑर्गेनाइज होके प्रोटेस्ट ना कर सकें, ऑर्गेनाइज होकर कोई कैंपेन ना रन कर सकें। तो बज़ाहिर इसका पर्पज़ ये नज़र आता है मुझे कि कुछ अरसा अगर इनको ये लगा कि अब सब चीज़ें सेटल हो गई हैं, या अब हम फर्दर देख रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी इस तरह लेकिन की बन रही समीना है कि जी, अब मसला फर्दर ये कोई है कि नहीं एक्स होगी। तो ये हुँ। खुद यूज कर रहे हैं, एक्स पे तो इनकी पूरी गवर्नमेंट इनकी एक्स पे चल रही है। मरियम नवाज क्या कर रही हैं? वो जेल जा रही हैं, वो अफ्तारी करवा रही हैं,
पंजाब गवर्नमेंट तो पूरी चल ही एक्स पे रही है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि एक्स पे पाबंदी लगा के ये अपनी प्रमोशन खुद रोक रहे हैं। और वीपीएन इतना अनसेफ है, आपका डाटा उसमें से चोरी हो सकता है। पूरे पाकिस्तान का ये डाटा चोरी करवाना चाहते हैं, खुद अपना गवर्नमेंट का डाटा चोरी करवाना चाहते हैं। मुल्क की सलामती का भी ये भी एक तरह से मसला है कि अगर आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या इनकी जमातों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप तो पूरे पाकिस्तान का डाटा आपने रिस्क पे लगाया हुआ है। तो इनकी तो गवर्नमेंट ही एक्स पे चल रही है और उसी को इन्होंने बंद कर दिया। जी, जो मैं पहले बात कर रही थी वो बेसिकली ये थी कि जो उनका प्लान है, और जो अब आप बात कर रही हैं ये बेसिकली वो है कि जो रियलिटी है। रियलिटी ये है कि क्या एक्स के बावजूद लोगों की कोऑर्डिनेशन खत्म हो गई? क्या लोग बिल्कुल अब इग्नोर होकर बैठ गए हैं या बिल्कुल डिसअपॉइंट होकर बैठ गए हैं? तो ऐसा उनका प्लान कुछ और था, लेकिन हर चीज़ जब कहते हैं ना एक आइडिया जब होता है तो उसके बाद फिर उसके वेज़ वो खुद निकाल लेता है। तो यही हम्म। सूरत-ए-हाल है। आपने एक्स बंद किया, लोगों ने वीपीएन यूज़ करके यूज़ करना शुरू कर दिया, और अब आपको खुद भी पता है कि आपको भी इवन लोगों से कोऑर्डिनेट करने के लिए या अपनी शो ऑफ करने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो उसकी पब्लिसिटी के लिए भी आपको भी यही सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है। तो आप भी वही चीज़ें इस्तेमाल करके उसी तरीके से कर रहे हैं। तो ये हम्म। एक अजीबो-गरीब सी इन्होंने पूरी स्टेट ऑफ अफेयर्स बना दी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग मेरे जैसे, आप जैसे शायद बाज़-औक़ात तंग आ जाते हैं कि क्या यार बार-बार वीपीएन ऑन करें, कनेक्ट करें और फिर उसके बाद ट्वीट करें। तो वो थोड़ा-सा आप लेज़ी हो जाते हैं कि अगर आप कोई हम्म। पहले 5 घंटे यूज़ कर रहा था, तो वो अब 1 घंटे पे आ गया है, या कोई 4 घंटे यूज़ कर रहा था, तो वो आधे घंटे पर आ गया है। तो वो एक उन्होंने सिर्फ़ उसको समझ लें, आपके टाइम जो एक पूरा चल रहा था कि हर हम्म। वक़्त अगर आप बैठे हुए हैं या देख रहे हैं, तो उसको उन्होंने थोड़ा डिस्कनेक्ट किया है, इंटरप्ट किया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि बेसिकली अगर आप ये कहें कि उससे क्या बिल्कुल चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, ये हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। ऑफ कोर्स और बहुत सारे वेज़ हैं, लोग अब और तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट भी कर लेते हैं, और फिर जैसे कि और भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, तो उनके ऊपर भी टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, हर जगह पर। तो आप क्या-क्या चीज़ बंद करेंगे? सही। पता नहीं अब ये किस अक्लमंद साइंसदान का मशवरा है और कब उसको समझ आएगी इस बात की, और वो ये बेतुकी सी, उसका जो बेतुका सा फैसला है उसको वापस ले और ये एक्स को बहाल साइंसदान करे। कितने अक्लमंद हैं, ये पिछले 2 साल में जितना एक्सपोज हुआ है ना, मेरे ख्याल से पहले भी होता रहा है, लेकिन 2 साल ने तो इन साइंसदानों को बड़ा ही एक्सपोज कर दिया है। अच्छा, जहां मैं मरियम नवाज के इस तरह के स्टंट्स की बात कर रही हूँ, अली अमीन गंडापुर भी अपने आप में एक कैरेक्टर है। वो उनका जो है अभी नया स्टेटमेंट सामने आया कि ईंट मार यस। दो अगर कोई रिश्वत ले रहा है। तो ये इस पे आप क्या कहेंगी? ये शेर अफजल मरवत भी कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जो जमात के लिए प्रॉब्लम का बाइस ज्यादा बन सकते हैं। और ये जैसे इन्होंने कह दिया कि 100%, आप मार दो ईंट, 100%। तो ये आपको लगता है कि हमने तो काफी इस पे क्रिटिसाइज किया था, इनकी सिलेक्शन ठीक लग रही है आपको अली अमीन गंडापुर की? नीलम, हमारी आपस में शायद ट्विटर पे भी इस पे बात हुई थी, तब मैंने भी उस वक़्त भी ये बात कही थी कि नॉर्मल हालात होते तो शायद मैं खुद भी कह रही होती कि कोई ज़्यादा और कोई ऑप्शन बेहतर देखी जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक़्त जो पीटीआई जिन हालात का सामना कर रही है, उन्हें इस वक़्त 2-3 चीज़ें प्राइमली देखनी पड़ रही हैं। एक तो ये देखना पड़ता है कि कौन बंदा पार्टी से लॉयल है, क्योंकि ये बड़ा इश्यू है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, या वो फिर वही जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे हुए होते हैं। तो ये बड़े मसाइल हैं। तो इमरान खान साहब को पहले तो ये देखना था कि कौन-सा वो बंदा है जिसके ऊपर वो 100% ट्रस्ट कर सकें। फिर उनको ये भी देखना था कि जो चीज़ें हैं उसको मामलात को चला सके, और फिर ये भी कि जो एग्रेसिव डिसीजन मेकिंग भी कर सके। हम्म। ये भी ज़रूरी था। बाज़ औक़ात लोग लॉयल होते हैं लेकिन उतने ब्रेव नहीं होते, उतने पावरफुल नहीं होते, इतना करेज नहीं दिखा पाते। तो चूँकि अभी प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई वर्सेस ऑल है, तो उन्हें कोई ऐसा बंदा लीडर्स में लीड करने वाला चाहिए जो कि एग्रेसिवली, वो उनकी अब एक पॉलिसी है, उसके ऊपर बात भी हो सकती है कि वो हम्म। सही है या गलत है, लेकिन उनको ये उस वक्त रिक्वायरमेंट थी। ये अब की बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि पीटीआई वाले भी माशाल्लाह अपने ही दुश्मन काफी हद तक हैं, और बहुत सारी हम्म। ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि जिसके ऊपर खुद ब खुद उनके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। ऑफ कोर्स हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैच्योर स्टेटमेंट्स दें, वो अपनी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को बेहतर करें, और वो कोई गैर जिम्मेदाराना बात ना करें, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। अब यही बात आप इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई ये करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, भाई मेरा हम्म। ये एक नंबर है, जिसको अगर कोई करप्शन के लिए मजबूर कर रहा है, आप इस नंबर पे फौरन कॉल करें, हम आपको जो है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आप ये बात इस तरह भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये कहिए आप ईंट उठा के मार दें। हालाँकि सबको पता है कि ज़ाहिर है उनका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ैक्टली सचमुच में आपने ईंट ही उठा हम्म। के मार देनी है।
और ना ही हर कोई मानने चला जाएगा। लेकिन यही बेसिकली मैच्योरिटी शो करती है कि आप किस तरह से अपनी बात को कन्वे करने का फन रखते हैं। और आप जब खास तौर पर किसी एक यानी अच्छे ओहदे पर हैं और बड़े ओहदे पर हैं, एक रिस्पॉन्सिबल ओहदे पर हैं, तो फिर तो आपको और भी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, एक और और फिर कुछ समीना जी, ये भी मैंने आपसे, चूंकि ऑब्वियसली आप के पास टाइम कम है, मैंने आपसे क्विकली ये पूछना है। अ, सनम जावेद की सेनेट के हवाले से उनकी सिलेक्शन हुई, उनके कागजात जो हैं वो नाम जमा करवाए गए और रिजेक्ट हो उनको गए। इज्जत दी गई। अ, सनम जावेद, आपको क्या लगता है कि तैयबा राजा की ऑप्शन भी मौजूद थी और भी बहुत सारे लोग होंगे, आपको उनकी सिलेक्शन ठीक लगती है? जब वो 9th मई के केसेस भी अभी फेस कर रही हैं, वो एक अलग डिबेट है कि उसमें उनका क्या किरदार है या नहीं है, या उससे पहले उनका वो मरियम नवाज को या बिलावल को किस तरह से टारगेट करती रही हैं। पॉलिटिकल ट्रेनिंग के बगैर, पॉलिटिकल ग्रूमिंग के बगैर लोगों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स मुहैया करना सिर्फ सिंबॉलिकली एक जवाब देने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को, ये ठीक है? ये ठीक पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? आपने सही पॉइंट आउट किया है कि बेसिकली मैसेजिंग बड़ी इस वक्त इम्पोर्टेंट थी और इसी वजह से मैसेजिंग के लिए ही ये सारे नाम सामने आए हैं। मुराद सईद जो उनके प्राइम इस वक्त वांटेड हैं, वो उन्होंने जो है नॉमिनेट किए उसके लिए, सेनेट के लिए। फिर अली अमीन गंडापुर साहब एक्सेप्टेबल नहीं थे एज चीफ मिनिस्टर, उन्हीं को अपॉइंट किया गया। इसी तरीके से अभी सनम जावेद साहिबा हों, और भी आप जो नॉमिनेशन देख लें, इवन जो उन्होंने सदर के इंतखाब के लिए नॉमिनेशन की महमूद खान अचकजई साहब की, तो अगेन हालांकि वो पता था कि वो जीतेंगे नहीं, लेकिन आपने सिंबॉलिकली एक मैसेज जरूर दे दिया कि वो बंदा जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आकर इतनी सख्त तकरीर कर रहा है पार्लियामेंट में, आपने उसको अपना सदारती जो नामजद किया उम्मीदवार। तो बेसिकली ये एक मैसेजिंग जो चल रही है थ्रू आउट, ये उसी का एक आप कंटिन्यूटी कह लें। जो आपने बात की कि क्या सनम जावेद इतनी मेच्योर हो चुकी हैं या इतनी पॉलिटिकल उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है कि वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करें या चीजों को उस तरह सेंसिटिविटी से देख सकें। ऑनेस्टली जब मैं उनको पहले देख रही थी 9th मई से पहले, तो वो मुझे बड़ी लाउबाली सी शख्सियत लग रही थी, जो कि सोशल मीडिया पर आप समझ लें कि एक एक्टिव खातून है। बहुत ज्यादा आप नहीं देखते थे कि कोई बहुत मैच्योर कंटेंट वो जनरेट कर रही है, जो उनके दिल में आता था वो ब्लंटली कह देती थी और दैट्स इट। पॉपुलर थी, लेकिन वो मैच्योरिटी जो आप समझते हैं कि जी एक पॉलिटिशियन में या एक रिप्रेजेंटेटिव में होनी चाहिए, वो उस तरह से जाहिर उसमें नहीं थी। विद टाइम इन्होंने जेल में कितना लर्न किया या क्या किया, वो अब जाहिर है बाहर आकर ये टॉक करेंगे तो उससे आइडिया होगा। लेकिन बेसिकली इसको इन्होंने अगेन वही बात है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर दो चीजें चल रही हैं। एक तो ये कि जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, जो जेलों में हैं, उनको आप अगर इग्नोर करके फिर ऐसे सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे लोग जो कि उस तरह से जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी, अगर उन्हें नामजद किया जा रहा है, तो उस पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि देखिए जी, कुर्बानियां वो लोग दें और जब ओहदों की बारी आए तो आप उनको दें। तो ओहदे देने का एक तो मकसद ये भी है, वैसे तो सनम जावेद के पेपर रिजेक्ट हो चुके हैं, और अगर वो एक्सेप्ट हो भी जाए तो वो नंबर गेम इतनी है नहीं है कि वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो उस पे इलेक्ट होंगी सेनेट में। तो ये बात भी उन्हें पता है कि नंबर गेम के हिसाब से भी वो इलेक्ट नहीं होने वाली। लेकिन इसके बावजूद भी सिंबॉलिकली आप इंकरेज भी करते हैं कि उन लोगों को कि जो जेलों में पड़े हुए हैं और आप उनको एक भूले नहीं हैं, आप उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो ये एक गैर मामूली हालात है, इसलिए इनके जो फैसले हैं ना इस वक्त नीलम, हम आइसोलेट करके नहीं देख सकते। मुमकिन है मैं कहती कि भाई सनम जावेद की बजाय नीलम असलम को करें, वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा काबिल खातून है। लेकिन इस वक्त जो गैर मामूली हालात हैं उसमें वो फैसले भी उसी तरह के हो रहे हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं, उस दिन हम एक ये और क्वेश्चन मैं आपसे क्विकली करना चाहती हूँ आखिर में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या अपने वो लोग जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुके हैं, उनको हम्म वापस लेना चाहिए? क्योंकि इसके ऊपर दो किस्म की राय है, मैं जानना चाहती हूँ आपकी माहिराना राय क्या है। कि ऑब्वियसली कोई मजबूरी हो सकती है, कुछ हम्म लोग तो खैर बहुत ही आसानी से ही चले गए, लेकिन कुछ लोगों के बड़े इश्यूज थे, फैमिली के इश्यूज थे, उनके बच्चों की यस। जानों के इश्यूज थे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको वापस लेना चाहिए? आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफी क्लियर है, और मेरा ख्याल है वही है जो तकरीबन इमरान खान का भी है। इसलिए नहीं कि मैं ये, इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान का है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जेन्युइनली ठीक है